Good evening, everyone. So, we are back again for 12th standard 2021-22. चलो, all set. चलो बैठ जाओ सब लोग आराम से, जो यहाँ वहां घूम रहे हैं एक जगह पे बैठ जाओ शांति से। टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो ले लीजिए, एक नोटबुक अगर आपने बनाई है तो बाजू में रख लीजिए। पेन पेंसिल तो इम्प्लाइड है, वो तो साथ में रखना ही है। ऑल सेट, राइट? तो आई गेस बहुत ज्यादा हम वेट नहीं करेंगे, जो धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे वो हमारी बातें जो है उसका ग्रहण करते जाएंगे, है कि नहीं? चलिए, तो सबसे पहले जैसे आपको हमने सलमान खान वाला कमिटमेंट किया था, क्या कि पहला जो है वो आपका डाउट सेशन होगा, है कि नहीं? राइट। तो जो हमारे मैंगो पीपल है उसमें से देखते हैं कौन है जो कुछ डाउट्स ढूंढ के लेके आए हैं, या तो कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने वीडियो लेक्चर में देखी हो लेकिन आप चाहते हो कि सर ये टॉपिक आप बताओ, या ये चीज ऐसी है जो मुझे नहीं समझ में आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ भी पूछ सकते हो, हाँ कुछ भी म्हणजे कुछ भी, हाँ टेंशन नहीं लेने का, बराबर? हाँ लेकिन टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ सवाल होना चाहिए, बराबर? फिर आप ऐसा करोगे कि सर मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो बेटा आई एम सॉरी, बराबर? तो कुछ भी मतलब ओनली रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक, बराबर? हाथ ऊपर कर सकते हैं सब लोग ताकि पता चल सके, उनको प्रायोरिटी दे सके। हाथ ऊपर कर लो अपने अपने। चलो आई गेस कुछ लोगों ने रेज हैंड कर दिए, तो शुरुआत कर लेंगे। हार्दिक से शुरुआत करेंगे पहले, क्योंकि हार्दिक ने जो है वो 11th में भी 12th का डाउट पूछ लिया था, तो 12th में तो 12th का बनता ही है। चलो राइट, तो हार्दिक बताइए आपके ये डाउट। सर, मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नेचर में जनरल गाइडेंस में डाउट। जनरल अच्छा, गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइंस वाले टॉपिक में डाउट है। अच्छा, यस। उसमें कुछ स्पेसिफिक कोई वर्ड पैराग्राफ, या सीधा खाली आपको जनरल गाइडलाइंस क्या है ये समझना है? जनरल गाइडलाइंस। अच्छा, तो ये तो आपको शायद याद होगा, देखो रिकॉल करवा देते हैं हार्दिक आपको, राइट? अभी जैसे कि मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक जब हमने शुरुआत की थी, फर्स्ट लेक्चर आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो चलाया था, एक पता है कोरोना कितने आदमी थे, ऐसा एनिमेटेड कोरोना वाला एक वीडियो बताया था, याद आ रहा है हार्दिक? राइट, एक वो वीडियो दिखाया था और साथ में एक और वीडियो दिखाया था जहां पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी कि आपको अभी ये जो बीमारियां चल रही है तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, राइट? अभी जैसे कि पता है दोपहर की बात है, मैं रेडियो पे एक चैनल सुन रहा था और उस चैनल में जो आरजे होते हैं ना, वो आरजे किसी डॉक्टर के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे, किसी डॉक्टर के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे, और वो डॉक्टर जो है ना सजेशंस दे रहे थे रिगार्डिंग द फूड, क्योंकि अभी के सिनेरियो में क्या है, सबसे मेन चीज है कि बीमार नहीं होना है, समझ में आ रहा है? सबसे मेन चीज क्या है, बीमार नहीं होना है। और इंडिया में खास करके हम सबको पता है, हम सबसे ज्यादा बीमारी कहां से लेके आते हैं? पेट में से। कहां से? पेट में से। यस, बोलते हैं ना कि अगर आपका सबसे मेन डाइजेशन अगर आपका सही नहीं हुआ तो आपको क्या हो जाता है भाई? स्टमक इन्फेक्शन, है कि नहीं? बहुत सारों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा स्टमक इन्फेक्शन वाला। तो स्टमक इन्फेक्शन फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो पूरे बॉडी में थोड़ा फैलता है और आपको बुखार आता है, और अभी के सिचुएशन में बुखार आया मतलब कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? डिफिकल्ट। तो उसने क्या सजेस्ट किया कि भाई ट्राई करो आप ज्यादा जो है वो तेल वाला ना खाओ, कच्ची चीजें ज्यादा ना खाओ, या तो आप अपने बॉडी को एनालिसिस करो, और अभी के सिनेरियो में तो खास करके ध्यान रखो कि भाई ये चीजें आप मत खाओ। और सामने क्या जबरा उसने मतलब सजेशन दिया पता है, जो दिमाग में मेरे उतर गया। उन्होंने ऐसा बोला कि आपको अभी के सिनेरियो में ना विटामिन डी का आपको सबसे ज्यादा जो है वो इनटेक करना चाहिए। अगर मान लो आपको नहीं पता कि विटामिन डी कहां से मिल रहा है, तो बाजार में ना विटामिन डी की गोलियां आती है, टैबलेट्स आते हैं, वो आप खा सकते हो, क्योंकि वो विटामिन डी है ना आपका मेंटल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करता है।
क्योंकि अभी के सिनारियो में लोगों को क्या होता है सबसे ज्यादा, थोड़ा भी अगर मान लो हो गया तो टेंशन है कि नहीं। अभी के सिनारियो आपके घर के भी, आजू बाजू के सबके माहौल ऐसे ही होते होंगे, है कि नहीं। अभी तो मतलब ऐसा लगता है, वो पता है शादी शादी वाले में वो घोड़े को पता है ऐसा पहनाते हैं, देखा है ऐसा, आजू बाजू देखने का नहीं। तो अभी तो ऐसा ही लगता है अपने को कि बाहर निकले ना तो ऐसा पहन के निकले कि भाई कोई आ ना जाए, है कि नहीं। तो ये जो डॉक्टर है उसने क्या किया हार्दिक, खाली है ना सजेशंस दिए बेस्ड ऑन सर्टन व्हाट एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे, कुछ साइंटिफिक के बेस पे, स्टडी के बेस पे उन्होंने हमें क्या दिया है, सजेशन दिया है कि भाई ये सारी चीजें आप खाना। क्योंकि अभी के लिए मेन क्या है भाई, आपका मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है। फिजिकल हेल्थ तो है ही, लेकिन फिजिकल से ज्यादा क्या है, मेंटल हेल्थ। बराबर। अब ये मैडम की बात को सुनना या नहीं सुनना वो आपके ऊपर है, इट वॉज जस्ट अ गाइडलाइंस। बराबर है। ऐसा तो नहीं है ना कि अब मान लो मैं वो मैडम की बात नहीं सुनूंगा तो वो मैडम मेरे घर पे आंटी पुलिस बुला लेगी, नहीं होगा ना ऐसा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो दिस इज व्हाट जनरल लेवल के कुछ प्रिंसिपल्स, ये जनरल होता है बहुत, जो मेजोरिटी सबके लिए फायदेमंद ही होता है, लेकिन आपके ऊपर है कि आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना, कितना इस्तेमाल करना, और समय के हिसाब से इसके अंदर बदलाव लाते रहना। बराबर। अब जैसे कि वो मैडम ने बोला कि आप एक काम करो, डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई मेडिसिन लेके आओ, लेकिन यहाँ पे देखो चैट बॉक्स में कितना सुपर, कौन था वो बंदा, कौन था वो बंदा, देखो धरती, यस, धरती ने सजेस्ट किया यस कि भाई दूध पियो। समझ में आ रहा है। तो धरती ने क्या बोला कि नहीं मैडम હું દવા નહીં ખાઉં પણ હું दूध पीस ચાલશે। તો મેડમે શું કીધું, મને કઈ વાંધો नहीं भाई, આપણે विटामिन डी મળવું જોઈએ। समझ में आ रहा है। तो इट वॉज वेरी जनरल, कि ऐसा नहीं कि मैंने ये जो बोला तो ऐसा ज करने का, उससे जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत जो है ना वो भी आप कर सकते हो। परफेक्ट, डन यस हार्दिक। सर, डन, एक और हाँ बोलो। कंटिजेंसी। आवाज बहुत कट रहा है बेटा, बार बार आपका माइक पता नहीं क्यों म्यूट हो रहा है, अनम्यूट करो वापस। कंटिजेंसी। कंटिंजेंसी, धैर्य, कंटिंजेंसी, है कि नहीं। एक्चुअली सर धैर्य ने भी ये मैसेज डाला था कि उसको भी ये कंटिंजेंसी वाला डाउट था, राइट, इसलिए मैंने उसका नाम लिया, राइट। तो धैर्य एक्सप्लेन करूं जो, ट्राई करो, ट्राई तो कर एक बार। ના સર રહેવા દો। કઈ નહીં, ટ્રાય કરાય ને, એમાં શું છે, ફ્યુચર ઓન્ટરપ્રિન્યોર નહીં બનવાનું આપણે। સર બનવાનું તો છે પણ રહેવા દો ને, જરા મને પણ આખું ચલો પરફેક્ટ કામ નહીં આવે। परफेक्ट। सर एक काम कर, तू મને ખાલી એક્ઝામ્પલ કેવું એને સમજાવો, એક એક્ઝામ્પલ યાદ છે તને, ના સર। લેબર લેબર। હા સર બરાબર, લેબર ને આપણે આપવા પડે। समझाई दो, चलो वो समझाई दो। चलो देखो सुन लो, बाकी सब लोग भी सुन लेना, हो सकता है बाकी सबका भी डाउट हो ये, या जब आप पढ़ो अगर इनकेस कभी गलती से पढ़ोगे टेक्स्ट बुक में से तो डाउट शायद आएगा। बराबर। तो एक टॉपिक है उसमें कंटिंजेंसी, ये है ना चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 2 पे एकदम नीचे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। बराबर हार्दिक, बराबर है। चैप्टर नंबर 2 सेकंड पेज सेकंड लास्ट पैराग्राफ, वहां पे आई गेस 6th पॉइंट है, फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट है। ओके, कंटिंजेंसी। तो सबसे पहले आप है ना कंटिंजेंसी का मीनिंग पहले तो ध्यान से सुनना, मीनिंग क्या है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन में समझाता हूं। तो कंटिंजेंसी मतलब सबसे पहले तो इट इज फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। इट इज व्हाट, फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। अब ये सुन के तो पता चलता है ना कि भाई फ्यूचर में कुछ इवेंट कैसे होने वाले हैं जो अनसर्टन। अब आपको पता है अनसर्टनिटी, याद आया, रिस्क एंड अनसर्टनिटी, 11th स्टैंडर्ड बचपन, याद आया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यस बिजनेस, है ना, रिस्क एंड अनसर्टनिटी। रिस्क क्या होता है, रिलेटेड टू मैन मेड, और अनसर्टनिटी क्या है, रिलेटेड टू नेचुरल, नेचुरल। था ऐसा, राइट। तो फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना जो कि कैसी है, अनसर्टन।
अनसर्टन मतलब क्या, अनप्रेडिक्टेबल, आपको और मुझे भी नहीं पता है। बराबर, जैसे कि अभी का जो सिनेरियो है, इट वाज व्हाट, टोटली अनसर्टन, और आगे भी अनसर्टन ही है, क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं है ना कि बीमारी है क्या। ये दवाइयां तो जो है वो हम लोग हवा में तीर मार रहे हैं, है कि नहीं, लगा तो नसीब ऐसा ही है, ट्रायल एंड बेसिस हो रहा है हम सब ह्यूमन के ऊपर, चूहे कम पड़ गए हैं, तो हम सब छोटे छोटे चूहे और चूहिया है कि नहीं, यही तो हो रहा है हमारे ऊपर। बराबर, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, ये प्रिंसिपल कंटिंजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा समझा रहा है कि अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजमेंट ने, अब मैनेजमेंट मतलब क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल टीम, बराबर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को कमिट किया कि भाई हम आपको, मतलब जब अपॉइंटमेंट लेटर देते ना, उनका सिलेक्शन हुआ तो अपॉइंटमेंट लेटर, पता है आपको ऐसा मिलता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में, आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा कि भाई यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल, आपको एक अप्रोप्रिएट मिलेगा, ताकि आपके पास भी तो प्रूफ हो कि हाँ भाई नौकरी मिली है, राइट। तो मान लो उसमें ऐसा लिखा है कि यू वुड बी पेड द सैलरी ऑन 7th ऑफ एवरी मंथ, क्या बोला, 7th ऑफ एवरी मंथ आपको सैलरी मिल जाएगा, बराबर, ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ था। समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ स्मार्ट कॉर्पोरेट प्लेयर्स होते हैं ना, वो वहां पे क्या करेंगे पता है, थोड़ा एस्ट्रिक लगाएंगे, बराबर, जो होशियार लोग होंगे वो क्या करेंगे, वहां पे फुंडड़ी लगाते हैं, एस्ट्रिक लगाते हैं, बराबर, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। कमिट क्या कर दिया कि भाई आपको हर महीने 7 तारीख को मिल जाएगा, लेकिन अब मान लो फॉर एग्जांपल आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, बताओ, चलो अभी ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो टोटल लॉकडाउन में है, उनको परमिशन ही नहीं है, कौन सा होगा ऐसा, अभी का कौन सा सिनेरियो है, बंद ही है, टोटली बंद है, बता पाएगा, गैस करना है। मॉल्स सॉरी, मॉल्स मॉल्स, यस यस, मॉल ऑब्वियसली, शॉपिंग मॉल तो या पहले ही आ जिम, जाएगा नाम में। होटल्स, सिनेमा, वाटर पार्क, वाटर पार्क, होटल्स, यस। अच्छा, ये डिपार्टमेंटल स्टोर खुला है ना, डीमार्ट वगैरह खुला है अभी, यस एजुकेशन, यस सर, यस, Mostly, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, mostly service. मतलब मेजॉरिटी सर्विस सेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस सेक्टर जो है वो टोटली जो है वो ऑलमोस्ट मतलब वर्क फ्रॉम होम जैसा ही चल रहा है सबका, बराबर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये अनसर्टेन इवेंट है। तो आज वो होटल वाला जो बंदा है, बराबर, वो क्या बोलता है कि भाई हम लोग जो है हमने कमिट तो किया था आपको 7th ऑफ एवरी मंथ, लेकिन सिचुएशन अभी ऐसी हो रही है कि हमारे कस्टमर्स जो है वो आ ही नहीं पा रहे, टेक अवे रखा हुआ है लेकिन टेक अवे में भी भीड़ नहीं है, समझ में आ रहा है। तो उसने उस कंसर्न एम्प्लॉय की सैलरी कर दी आधी। ये भी ह्यूमैनिटी है कि भाई वो आधी तो दे रहे हैं, क्योंकि सामने उसके तो इनकम तो हो ही नहीं रही है, फिर भी वो सामने उसको, क्योंकि उसका भी घर परिवार है और ऑब्वियसली होटल के कुछ रिजर्व्स रखे होंगे उसने, तो वो बॉस अपनी ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखकर अपने एम्प्लॉयज को 50% सैलरी पे रखा, बराबर। या तो फिर 3 महीने हाफ सैलरी देने के बाद उस बॉस ने अपने एम्प्लॉय को क्या बोला कि भाई अभी आपको है ना चौथे, पांचवें और छठे महीने की सैलरी मैं अभी नहीं दूंगा, ध्यान से सुनना, मैं अभी नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कभी नहीं दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने वाला हूं, सुन लो। उसने क्या बोला कि मैं आपकी 3 महीने की सैलरी ऑलरेडी मैंने दे दी, लेकिन आगे की और 3 महीने की सैलरी मैं आपको अभी नहीं देने वाला हूं, ये जब वापस चीजें ओपन हो जाएगी, तो जब से ओपन होगी वो महीने की तो सैलरी मिलेगी, पुरानी जो आपकी हमने नहीं दी वो भी हम देंगे, लेकिन कब, जब चालू होगा तब। समझ में आ रहा है। मतलब सबका अपना अपना सोचना है, और कुछ तो क्या बोलेंगे,
બેટા જય શ્રી કૃષ્ણ, કામ નથી કાલથી ના આવતા, दुकान आज बंद है, बीजू दूसरा जॉब ढूंढ लो। समझ में आ रहा है? तो सबका अपना अपना क्या है, खुद का प्रिंसिपल्स होता है बेस्ड ऑन व्हाट अनसर्टन इवेंट। तो अनसर्टनिटी में आप अपना प्रिंसिपल पकड़ के बैठोगे कि नहीं 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 भाई 7 तारीख हो गई 7 तारीख हो गई, अरे बट तू हालात तो देख कैसे, उस बंदे का शटर ओपन ही नहीं होता है तो सैलरी की बात कहां से आएगी? समझ में आ रहा है? दिस इज टोटली अनसर्टन इवेंट। तो वहां पे वो एम्प्लॉय बोलेगा भाई हमारी मांगे पूरी करो, तो हम नहीं भर सकते उसकी मांग। समझ में आ रहा है? राइट। तो ऐसे ही हमारे प्रिंसिपल्स भी जो है, यू कैन मेक इट फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन कंटिंजेंट इवेंट। बराबर सेम है, जैसे अब मान लो एक ही लेवल पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो है ना सामने एफर्ट्स के हिसाब से सबको अलग अलग पे दे सकते हो। कोई बंदा एम्प्लॉय क्या बोलेगा, भाई मैं भी अकाउंटेंट ये भी अकाउंटेंट, मेरे को 10,000 इसको क्यों 15,000? लेकिन उसकी एक भी गलतियां नहीं होती है, तेरी एंट्री में गलतियां कितनी होती है? बराबर। तो ये भी आप बेसिस बना सकते हो। तो कंटीजेंसी इज व्हाट, कि आपने बोला तो था एक चीज, लेकिन वो फ्यूचर में कुछ इवेंट के हिसाब से यू कैन मेक द चेंजेस। डन हार्दिक? परफेक्ट। यस सर। चलो बताओ। और रिचिता का डाउट है? यस रिचिता ने रेज हैंड किया है। यस रिचिता बताओ आप। सर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी को नहीं समझा। एक मिनट मैं भी जरा एक बार चेक कर लूं कौन सा है वो पेज नंबर, बताओ। मेरे पास टेक्स्ट बुक है आज तो मैं देख लूं फटाफट। मेरे पास नहीं है टेक्स्ट। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा क्या टॉपिक बताओ वापस जरा। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज इज द मैनेजरियल एफिशिएंसी ना? हाँ यस। तो बहुत सिंपल चीज है। अब मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने ये हेनरी फेयोल का पहला प्रिंसिपल देखा था, डिवीजन ऑफ लेबर डिवीजन ऑफ वर्क। बराबर। यस क्या अगर ये प्रिंसिपल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आपके सबके काम करने की एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी? यस आज रिचिता अगर मान लो कोई एक बिजनेस स्टार्ट करती है, और रिचिता जब बिजनेस स्टार्ट करती है तो सोल प्रोप्राइटर से चालू करती है, तो रिचिता को जो है वो बिजनेस आगे बढ़ाने का भी सोचने का, फिर कस्टमर को कॉल भी करने का, कस्टमर से फीडबैक भी लेने का, मार्केटिंग भी करने का, फाइनेंस भी करने का, सब कुछ रिचिता ही करती है। लेकिन अब मान लो रिचिता को 4 और लोग मिल गए और आप 5 लोग मिलके वो बिजनेस चला रहे हो, और रिचिता ने क्या बोला कि भाई आई एम गुड इन फाइनेंस तो आई विल मैनेज द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो क्या रिचिता आप उस फाइनेंस चीज को और बेटर जस्टिस नहीं दे पाओगे? है समझ में? तो सिंपल है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो आपके काम को क्या करेंगे और बेटर करेंगे वो, क्योंकि अब आप जो है वो ओवर बर्डन नहीं हो, आप वो चीज कर रहे हो जो कि रिपीटेडली आप जो है वो कर सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको नॉलेज है। राइट। तो इससे आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। नहीं लोग बोलते हैं कि भाई क्या एफिशिएंसी है, मतलब कितने एफर्ट्स के साथ वो काम कर रहा है, लेकिन वो कब करेगा जब वो थोड़ा अपने काम से क्या होगा, रिलैक्स। राइट। तो ऐसे आप बहुत सारे आगे हम और भी प्रिंसिपल है, हमने तो 3 ही देखे हैं, और भी आप प्रिंसिपल देखोगे, लोग सारे प्रिंसिपल्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डालो ताकि ओवरऑल सबका जो है लेवल ऑफ नॉलेज, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाए। बराबर है? यस नेक्स्ट। सब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और उसमें जॉब एनालिसिस नहीं समझा। अच्छा वीडियो लेक्चर्स में हो गया ये साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला टॉपिक? साइंटिफिक फ्रेडरिक टेलर हो गया? Yes. ओके यस ठीक। सर। तो उसमें रिचिता कौन सा पॉइंट नंबर आपने बताया ताकि बाकी सब भी देख सके? जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस। ओके। तो है आपके पास नोट्स है कुछ? हाँ सर। हाँ तो धीरे से, क्योंकि बहुत सारे के पास आई गेस नहीं होंगे। अच्छा एक और चीज मुझे जो दिख गई, आई रिक्वेस्ट माय को होस्ट प्लीज, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ आपको जो है अब ध्यान रखना ही है, मैं हर बार नहीं करूंगा ये चीज। जिसके भी कैमरा जो ऑफ दिख रहा है प्लीज रिमूव कर दो,
विल वेट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स. जिसके भी कैमरास ऑफ है उनको रिमूव किया जाएगा, राइट. और हम हर बार जो है वो ये चीज रिपीट नहीं करेंगे, बार बार नहीं बोलेंगे. और मेरे जो को होस्ट है, मेरे होस्ट, मेरे दोस्त जो मेरे साथ अभी है, बेटा आप इन सबके नाम जो है नोट कर लो जिनको आप रिमूव कर रहे हो. मतलब वापस जब ये लोग आते हैं वेटिंग रूम में तो इनको ऐड नहीं करना है. हमें ये ऐड माइनस प्लस माइनस नहीं खेलने का है. माइनस 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 ओनली, हमारा अलग मैथ्स है. माइनस माइनस वेरी माइनस, बराबर है. नया मैथमेटिक्स है ये. तो एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया, बाद में करेंगे इनको जो करने का है वो. ऐसा हर बार ये लोग कैमरा ऑफ रख के बैठेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा बेटा, बराबर है. और प्लीज रिस्पेक्टेड जो ब्रांच के सुपरवाइजर है जिनके कैमरास ऑफ हो रहे हैं, आप जिसका रिपीटेडली ये जो हो रहा है ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज रिस्पेक्टेड ब्रांच हेड जो भी है उनको आप फॉरवर्ड करो ताकि वो उनके पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर सके, राइट. ठीक है, तो वो अपने पास थोड़ा रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर है, थोड़ा रखो. जब समय आएगा तो इस्तेमाल करेंगे इसको. बोरी में बांध के रखो, ये सब स्क्रीनशॉट रखो अपने पास, है ना. अपना टाइम आएगा. ठीक है, चलो रिचिता के पास जाते हैं. जॉब एनालिसिस करके डाउट है. टेक्स्ट बुक नहीं है ना रिचिता के पास? नहीं सर. ओके, तो जिसके पास टेक्स्ट बुक है आई गेस, तो मैं बता दूं कौन से पेज पे ताकि बाकी सब लोग भी देख सके. पेज नंबर 22. सब लोग जिसके पास है वो पेज नंबर 22 निकाल सकते हैं. उसमें रिचिता को डाउट है जॉब एनालिसिस करके एक टॉपिक है. मिला आप सबको जॉब एनालिसिस? अच्छा, चार्मी यस सर. पढ़ लिया है आपने ये जॉब एनालिसिस? यस सर. अच्छा, है टेक्स्ट बुक आपके पास? यस सर. पढ़ो तो जरा जॉब एनालिसिस की फर्स्ट लाइन. सर एक्चुअली नोटबुक है अभी, अमित अच्छा. सर ने जो नोट्स लिखवाए. ओके, कोई बात नहीं, वो पढ़ लो. Job analysis is to get work done speedily at lower time. Study, motion study, fatigue study, all these studies help to increase productivity. अच्छा देखो, सुन लो यहाँ पे. अब जॉब एनालिसिस का सबसे पहले तो मीनिंग में ऐसा है कि आप जो है वो कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में आप अपना काम खत्म कर दे. जॉब मतलब क्या? व्हाट इज जॉब? तो अगर पूछे आपको जॉब तो શું કહેશો તમે? ईशा जॉब એટલે जबरा है ये तो बहुत. सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया. प्रीशा जॉब એટલે? સર વર્ક જોબ કરવી. जॉब करवी એટલે કામ કરવું વર્ક. काम करू એટલે वर्क. જે તે વર્ડ યુઝ કર્યો સિમ્પલ है ना, तो ज्यादा कोई बुद्धि नहीं चलानी है. सर आनी डेफिनेशन એવું કશું नहीं भाई. जॉब मतलब वर्क. काम पे जा रहा हूँ, यही तो बोलते हैं ना, काम पे जा रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ. मतलब क्या है भाई, एक पर्टिकुलर काम. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अब ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में से एक पॉइंट है जॉब एनालिसिस, जहां पे ये टारगेट करता है कि आप अपना काम कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में खत्म करो, बराबर है. और ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जॉब एनालिसिस के अंदर 3 स्टडी है. देखना आगे नेक्स्ट वही पैराग्राफ में, देखो नेक्स्ट लाइन में होगा. 3 स्टडी है जो आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, बराबर. पहला होगा टाइम स्टडी. देखा आपने टाइम स्टडी, बराबर. अब टाइम स्टडी मतलब क्या? अब फॉर एग्जांपल, अब मान लो एक वर्कर है. ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल्स नहीं दिए है टेक्स्ट बुक में, ध्यान से सुन लेना. एक वर्कर है जिसको हमने काम दिया. एक वर्कर, एक पर्टिकुलर उसको काम दिया. मान लो फॉर एग्जांपल एक वुड कटिंग का काम होता है ना, वुड कारपेंटरिंग का एक काम है. एक लकड़ा है जिसको एक शेप देना है, बराबर. उसको काम दिया वहां पे, अपने मान लेते हैं फर्नीचरिंग का बिजनेस अपना, बराबर. तो एक वर्कर को बुलाया, एक पर्टिकुलर डिजाइन बताया और एक लकड़ा दे दिया और उसको बोला कि भाई ये डिजाइन में कन्वर्ट करो, बराबर. मतलब सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स. तो उस वर्कर ने है ना 30 मिनट्स लगाए.
कितने लगाए 30 मिनट्स, बराबर है। दूसरा वाला है, दूसरे वर्कर को बुलाया, सेम काम दिया, उसने लगाया 40 मिनट्स, उसने लगाया 40 मिनट्स। तीसरा वाला है, उसने लगाया 35। अच्छा, अभी आवाज आ रहा है? नेटवर्क में कुछ एरर था, अभी ऑडिबिलिटी है? ठीक है, चलो ग्रेट। हाँ, तो मैं वो एग्जांपल दे रहा था, वो आपको सुनाई दिया? वर्कर वाला सुनाई दिया आपको? कौन बताएगा? Yes, वर्कर वाला एग्जांपल सुनाई दिया? no sir. Nice, sir. नहीं सुनाई दिया? चलो ठीक है, वापस रिपीट कर 35 ध्यान। 35 મિનિટ્સ લે છે તઈ સુધી થઈ ગયું। चलो फटाफट दे लेते वापस हाँ। कि एक भाई क्या था एग्जांपल कि भाई एक लकड़ा है, रॉ मटेरियल है, उसको हमें एक डिजाइन सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो एक वर्कर को बुलाया, कारपेंटर को बुलाया, उसने 30 मिनट्स लगाया, दूसरे वाले ने 40, तीसरे वाले ने 35, चौथे वाले ने 32, पांचवे वाले ने 37, 38 कुछ भी, बराबर। इससे मैं बोल सकता हूं एज अ प्रोडक्शन हेड मुझे आइडिया आ गया कि भाई ये काम करने ऑन एन एवरेज कितना लगता है, 30 से 40 मिनट, बराबर। मतलब बोल सकते हैं हम कि जब एक नए वर्कर को उस काम के लिए हायर करेंगे तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि भाई ये काम मिनिमम 35 से 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए। फिर वो बंदा अगर 60 मिनट्स लगाता है तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, सर मैं तो मिनिमम टाइम टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क। अब जैसे कि आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट, उसमें कुछ टॉपिक्स, जैसे कि एक टॉपिक उठा लेते हैं फाइनल अकाउंट्स, बराबर। बैलेंस शीट टैली करवानी, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आवे छे, बराबर। तो ये पहले से कुछ स्टूडेंट्स ने, आपसे पहले कुछ स्टूडेंट्स है वो सम सॉल्व किए होंगे ना, और वो स्टूडेंट से पहले टीचर ने सम सॉल्व किए होंगे ना कि भाई ये सम को खत्म करने में इतना टाइम लगता है। उसके हिसाब से तो सोचो कि वो बोर्ड के पेपर्स उसके हिसाब से तो बनते होंगे। मतलब टाइम मैनेजमेंट किया होगा कि नहीं किया होगा कि ऐसे ही जो क्वेश्चन मर्जी आया दे दिया, ऐसा नहीं होता है। वो पेपर एक बार सॉल्व करके देखना पड़ता है, फिर पता चला 3 घंटे का पेपर है, सर सेक्शन ई तो पहुंच ही नहीं पाए हम। सर हमारा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पेपर ऐसा बनता है कि भाई टाइम पे ही खत्म हो जाए। मतलब पहले से किसी ने उस चीज को क्या किया होता है, एक्सपेरिमेंट किया होता है। ऐसे ही कोई नहीं बोलेगा आपको कि हाँ भाई चलो जो मर्जी आई वो क्वेश्चन दे दिया, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ऑब्वियस ना फैक्ट्री और कंपनी में भी तो हर काम का एक टाइम आपको पता होना चाहिए ना कि भाई आपने नहीं ऐसा सुना होगा कुछ मूवीज में कि काम देते हो और बोलते हो ये काम 2 घंटे में हो जाना चाहिए, सुना है ऐसा बहुत सारी जगह पे। मतलब वो बंदे को पता है कि भाई ये काम 2 घंटे में हो सकता है, उसने पहले किया हुआ है या पहले करवाया है, और सॉर्ट ऑफ डेडलाइन जैसा जो फरीन सजेस्ट करी है, बराबर। तो टाइम स्टडी जो है वो क्लैरिटी देती है कि भाई कितने टाइम में कितना काम हो जाना चाहिए, बराबर, सिंपल। तो इससे ऑब्वियसली रिचिता एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों इंप्रूव होगी। जब आपको पता हो कि इतने टाइम में इतना काम खत्म करना है तो ऑब्वियसली ये टाइम मैनेजमेंट का एक हिस्सा ही हो गया, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। दूसरा कौन सा स्टडी है, मोशन स्टडी। मोशन को हम बोल सकते हैं मूवमेंट, मोशन को हम बोल सकते हैं मूवमेंट। क्या काम में नहीं बोलता चेंज इज अ मस्ट, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। मूवमेंट मतलब एक ही बंदा अगर सालों से वही सेम काम करेगा तो नहीं लगता है कि उसके ओवरऑल क्वालिटी पे, उसकी एफिशिएंसी पे असर होगा, होगा कि नहीं? मतलब एक बंदे को कुछ टाइम के बाद तो ऐसा होगा ना कि यार
नहीं मजा होती। समझ में आ रहा है? उसको थोड़ा बहुत ये होगा कि यार अभी यार कितना रिपीटेडली, तो कभी कभी है ना, बोलते हैं ना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में रोटेशनल जॉब प्रोफाइल होनी चाहिए। रोटेशन मतलब क्या? चेंज, मतलब अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को है ना थोड़ा बहुत है ना काम में बदलाव लाओ। मतलब वो बंदा एक ही काम कर रहा है पिछले 2 साल से, तो एक काम करो ना, नया साल शुरू हो रहा है, उसको वो नए टास्क दो, उसको नए चैलेंजेस दो। नहीं लगता आपको कि वो बेटर करेगा? और उसी के काम किसी और को दो जो उसने ना किए हो, है कि नहीं? अब वही काम जो हम लोग कर रहे हैं, तो समटाइम्स है ना, कल बोलते हैं ना ऐसा कि यार नहीं मजा आ रहा है, कुछ चैलेंजिंग लेके आओ, कुछ नया लेके आओ। तो मूवमेंट इज अ मस्ट, चेंज इज अ मस्ट। तो दैट इज मोशन स्टडी, कि देखो भाई कि कौन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग जिनके हाव भाव से हमें पता चल गया है कि आप हमारा सा कंटाला है, बुलाओ इसको, बेटा तुम्हारा आज से जॉब प्रोफाइल चेंज। बराबर टेम्पररी चेंज करो, परमानेंट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हमारे घर में नहीं ऐसा बोलते कि घर में नई चीज भले ना ला सके, लेकिन घर की चीजें तो बदल सके ना। बदल सके मतलब जगह, करते हैं ना हम में से बहुत सारे ऐसे लोग दिवाली के टाइम पे, है ना, सोफा की शक्ल जो है वो टीवी के पास, टीवी की शक्ल सोफा के पास, चेयर सोफा के ऊपर, मतलब चेयर साइड पे, कुछ भी करते हैं ना सब धतिंग। बराबर अपने को क्या लगता है, हाँ हाँ नऊ घर थई गયું, है ना? मम्मी कैसे ऐसा उल्लू बनाती है अपने को, जो कि वो लागे जाए। समझ में आ रहा है? तो वो क्या है, मूवमेंट, कि चलो नया सोफा नहीं ला सकते लेकिन सोफा की शक्ल तो बदल दो। चलो एल शेप से सी शेप कर दो, सी से उसको जो है वो स्ट्रेट लाइन कर दो, कुछ भी करो, लेकिन मजा आता है अपने को वो देखने में नऊ। और खास करके आपके घर पे जो ऑलरेडी कुछ टाइम पहले ही आके गए, तुरंत आके क्या बोले, कहीं તમે कहीं चेंज કર્યું लागे है कि नहीं? और अपने को हा हा इतना एप्रिशिएटिंग लगता है कि भाई हमने कुछ किया और लोगों की नजर में वो आया, और बोलते भी है आ सारू लागे छे, सुना ना ऐसा कि भाई आ लुक सारो लागे छे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज सबसे मेन है, चेंज इज अ मस्ट बट ड्रास्टिक चेंज इज नॉट एक्सेप्टेबल। बदलाव जरूरी है, એટલે એવું કહે ને મેકઅપ जरूरी है बट लिमिट में, मेकअप करवानो बट लिमिट में। बराबर, मतलब बदलाव जरूरी है, मेकओवर जरूरी है, बराबर, लेकिन इतना भी नहीं कि साला बाजू वाला पहचाने જ नहीं कि आ कौन છે भाई જેનું એ લઈ जाओ। बराबर, ऐसा ना हो जाए। समझ में आ रहा है? राइट। देखो एक मस्त एक एग्जांपल याद आ गया, एक मस्त एग्जांपल याद आ गया, जबरदस्त मोशन स्टडी के ऊपर है, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग कौन यहाँ पे ऐसे थे जो स्कूल में ऐसा रिक्शा में और वैन में जाते थे? एकदम बचपन की बात करो, बहुत छोटे छोटे, मतलब 5-6 साल के थे। हाथ ऊपर करो तो ऐसा, बहुत छोटे छोटे थे, एकदम एकदम छोटे छोटे, वो गलुड़िए टाइप। बराबर, चलो महक महक, ओहो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स, बाप रे, मेरे को खाली हाथ ही दिख रहे हैं सबके, बहुत बड़े इतने सारे लोग। अच्छा महक, आप रिक्शा में जाते थे वैन में जाते थे? दोनों में, मतलब पहले रिक्शा में फिर वैन। आप, मुझे लगा ये तो लेडी अजय देवगन आई, दोनों वाला, एक पैर इधर एक पैर इधर, सिंगम। अच्छा पहले रिक्शा में जाते थे? हाँ, ओके अच्छा। तो पता है आपको, शायद पता नहीं, आप सब लोगों ने ये ऑब्जर्व किया हो कि आप जब बहुत छोटे थे तो रिक्शा पे ऐसे चढ़ने का जहां होता था ना, वहां उसकी हाइट थोड़ी ऊपर होती थी। तो रियलाइज करो थे तुम्हें, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कभी आपने टैक्सी कैब किया हो और रिक्शा कैब किया हो, तो रिक्शा के वहां पे जो चढ़ने का जो जगह होता है ना, वो बहुत ऊंचा होता है, देखा है आपने? अब आप जब बहुत छोटे थे, आपकी हाइट नहीं थी उतनी, तो आप कैसे चढ़ते थे? मैं याद है आपको वो रिक्शा में, मतलब कैसे चढ़ते थे जब आपकी हाइट बहुत छोटी थी? वो रिक्शा वाले अंकल चढ़ा दे। अरे परफेक्ट यार, बैंग ऑन, याद आया वो दिन, याद आया है ना? अंकल जो है ना ते તમને ઉઠીને टिंग पार्सल મૂકી દે, टिंग 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 उठा के डालो, बोरिया डालो। हम उस वक्त तो मतलब आप जो थे कहते हैं फेदर जैसे हल्के थे, है ना, रुई जैसे हल्के थे। अब देखो साला कोई टमाटर बन चुका है तो कोई पोटैटो बन चुका है
है ना, अब उठा के दिखाओ सर, है ना। उस वक्त तो बेचारे ऐसे हम लोग, अगरबत्ती जैसी बॉडी थी हमारी, है ना। अब अगरबत्ती से हम पूरा कैंडल बन चुके हैं, राइट। उस वो अंकल देखो वो ऐसा, और मैंने तो ये सिचुएशन देखी है, मतलब स्कूल के बाहर आप जाओ ना तो ऐसा होता ही था। छूटने के टाइम पे अंकल हम फटाफट एक एक કરીને આમ પેલો ભાગીને આવે અને અંકલ આમ ડિશ ડિશ એક એક કરીને ફટાફટ અંદર નાખે, અને ઉતારતી વખતે બી એવું જ કરે, આમ ઉચકીને નીચે નાખી જ દે, અડધા તો બે ચાર તો પડી જ જાય। याद है ऐसा सिनेरियो? तो ऐसे एक है ना रिक्शा वाले अंकल थे, बराबर, जो पिछले 10 साल से ना रिक्शा चला रहे थे और छोटे बच्चों को ही मतलब स्कूल पे लेके जाते थे। अचानक उनकी रिक्शा को लेके कुछ प्रॉब्लम आया, रिक्शा जो है वो बंद हो गई टोटली, उनको रिक्शा बेचनी पड़ी, बराबर। और अब वो अंकल जो है ना, क्योंकि उनको फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने जो रिक्शा जो पहले वो खुद चलाते थे, ऐसे स्कूल टू स्कूल जाते थे, अब उन्होंने क्या किया पता है, जो बस सर्विस होती है, बस की सर्विस, उसमें ना कंडक्टर का जॉब चालू कर दिया, उसमें कंडक्टर का जॉब चालू कर दिया। लेकिन उनकी जो आदत है ना वो नहीं बदली, उनकी आदत जो है वो नहीं बदली। और अचानक, बराबर, अचानक एक आंटी जो है वो उतरने वाले थे और ये कंडक्टर ने गलती कर दी, ऐसा उठा लिया बाहों में और नीचे रख दिया। पीछे से अंकल ने जो उनको जो दंगल के जो मूव्स दिखाए हैं, आज भी वो अंकल के वहां पे निशान है ऐसी जगह पे जहां दिखा नहीं सकते, बहुत जबरा उनको पीटा है। कुछ आदत है, मतलब चेंज इज द मस्ट, लेकिन ये सारा बहुत खतरनाक चेंज हो गया है, समझ में आया? तो ऐसा डिफिकल्ट होता है, बदलाव जरूरी है। एक और एग्जांपल है, देखो क्या जबरा जबरा दिमाग चल रहा है, आज तो छा गए, देखो मजा आएगा आपको। एक और, ये मेरे भूत प्रेत वाले है ना सर, वी आर बैक विद आवर भूत प्रेत। हाथ नीचे रख दो, तो ये हाथ कितने बड़े बड़े, हाथ नीचे रख दो सब लोग, रख दो, देख लिए मैंने, रिक्शा वाले वैन वाले देख लिए, वेरी गुड। एक और एग्जांपल, एक ऐसे ही अंकल थे जो है ना एम्बुलेंस चलाते थे, 108, क्या चलाते थे? एम्बुलेंस चलाते थे। ये ना कभी भी है ना, जो एम्बुलेंस, मतलब वो ड्राइवर होता है ना, ज्यादातर वो कभी नहीं उतरता है, मेजोरिटी वो स्टाफ होते हैं उनके, वो उतरते हैं और वही सब कुछ सेट कर देते हैं, मेजोरिटी, बराबर। तो ये अंकल तो हमेशा क्या करते थे, मतलब मुर्दा लोग होते थे, तो मुर्दा लोगों को जो है वो लेके सीधा स्मशान तक पहुंचाने का काम, या तो हॉस्पिटल में जो मर गए उनको लेके स्मशान तक पहुंचाने का, बस इतना यही काम करते थे। ऐसा स्पेशलाइजेशन हो गया उनका कि जो मर जाए उनको हॉस्पिटल से लेके जो है मुर्दा घर पहुंचाने का, बराबर। अब अचानक उनकी जॉब चली गई, अचानक उनकी जॉब चली गई, और ये जो अंकल जो पहले एम्बुलेंस चलाते थे, अब ये अंकल है ना रिक्शा चला रहे, अब ये अंकल रिक्शा चला रहे, आराम से अंकल जा रहे, पीछे जो है वो एक बहुत ही यंग 50 साल की आंटी बैठी थी, बहुत ही यंग 50 साल की आंटी बैठी थी। और आंटी ने अचानक जो है ना, आराम से वो बंदा जो रिक्शा चला रहा था अपने धुन में, और अचानक ये रिक्शा वाली आंटी ने क्या किया, उस अंकल के कंधे पे ऐसा 2 बार टैप किया, 2 बार टैप किया, रिक्शा वाले की ऐसी फटी, उसने पूरी रिक्शा उल्टी कर दी, उसने पूरी रिक्शा उल्टी कर दी। बाल बाल वो यंग आंटी को 4-5 लोगों ने मिल के बाहर निकाला, वो अंकल तो बेचारे पता नहीं 2 किलोमीटर दूर चले गए थे, उनको वापस बुलाया, अंकल तुम कहीं आओ। जैसे ही बाहर निकला, रिक्शा ठीक की, आंटी तो मतलब अकड़ा कहीं छे पेलो, रिक्शा वाला बहन बोला, मैंने खाली उसको ऐसा बोला, खाली 2 टैप किया, पता नहीं उनको क्या हुआ, पूरा गवर्नर उल्टा कर दिया, रिक्शा घुमा दी पूरी 360 डिग्री हो गया, एबीडीविलियर्स हो गया पूरा। हुआ क्या? तो रिक्शा वाला बोला कि मैडम मैं पिछले 15 साल से एम्बुलेंस चलाता था और आज तक मेरे को पीछे से किसी ने नहीं किया ऐसा, तो मेरे को लगा आयु कहीं। तो चेंज ऑफ जॉब बराबर बहुत डिफिकल्ट होता है, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है कि बदलाव लाओ,
लेकिन फिर थोड़ा जुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो ऐसा ऐसा सीन हो सकता है। इसको बोलते हैं मोशन स्टडी, बराबर। और तीसरा वाला, तीसरा देखोगे तो इसको स्पेल करने में ही बहुत मजा आता है, फाटिग्यू स्टडी। क्या है फाटिग्यू स्टडी? सर फाटिग्यू ना, ऐसा नहीं है, इट इज फटीग स्टडी, इट इज फटीग स्टडी, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसा इंग्लिश फाटिग्यू स्टडी। सर एवं भणिया ने आखी फाटी गई, ऐसा नहीं, ये फटीग है, फटीग। और फटीग मतलब क्या? फटीग मतलब क्या? बोर्डम। रिचिता, फटीग मतलब क्या? बोर्डम, बराबर, राइट। अब जैसे आपको याद होगा, आप सबको स्कूल डेज की बात करो, हो सर आज स्कूल एटले शू? सर कौन है ये? सर कौन सी जगह है ये? सर है कि नहीं? अब नहीं बीच में ऐसा जोक आया था कि लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब नहीं, पुरानी बातें याद करो, पुरानी बातें याद करो, अभी बुरे टाइम में जो है, जो पुराने आपके अच्छे दिन थे वो याद करो। बोले कि अभी इतने ये बुरे दिन जो चलते जा रहे हैं ना, पता चला पुराने दिन करते करते पिछले जन्म में ना चले जाए, ऐसी हालत हो गई है ना। कितना हम लोग अच्छी मेमोरीज को याद करें यार। तो सिनेरियो ऐसा है कि आप जब स्कूल में थे तो आपको याद होगा, पता है सबसे लंबा पीरियड कौन सा होता था? कौन सा वाला? मैथ्स ना, एक पहला पीरियड, फर्स्ट पीरियड, पहला पीरियड मैथ्स वाला है બધા ગોળી, એટલે ફર્સ્ટ પીરિયડ નથી સૌથી મોટો હતો? એસેમ્બલી વાળો, है कि नहीं? प्रिंसिपल નો પીરિયડ, પ્રેયર્સ, हाँ, ये तुम्हारा क्लास टीचर में है मोस्ट ऑफ, है कि नहीं? ज्यादातर मेरे स्कूल में तो ऐसा था, आपके स्कूल में पता नहीं, मेजोरिटी स्कूल में ऐसा ही होता है, जो क्लास टीचर होते हैं ना उन्हीं का फर्स्ट पीरियड होता है मेजोरिटी, और वो बहुत लंबा पीरियड होता है, बराबर। अब हो गया ये। अब पता है कुछ स्कूल में ना एक रिसेस और कुछ स्कूल में 2 रिसेस, पता है ऐसा? कुछ स्कूल में मतलब एक बड़ी रिसेस और एक छोटी रिसेस, हाँ, बराबर। एक खाने पीने की, और फिर थोड़ा तकलीफ हो गया कुछ, ब्रंच एंड लंच। ओह इंग्लिश मीडियम जो ब्रंच एंड लंच, आम भाषा में तो यहाँ पे ऐसा बोलो, ठूसा हो और तकलीफ हो तो जाके आओ, बराबर। ऐसा इमरजेंसी भाई, थोड़ा नेचुरल कॉल आ गया है कुछ ऐसा, तो जाना पड़ेगा भाई। और बहुत बेचारे गरीब जो स्कूल वाले हैं, गरीब पीपल्स, गरीब द स्टूडेंट्स, उनका एक ही रिसेस होता था उनका, है ना। अब मतलब ऐसा आपने 4 पीरियड पढ़ा, उसके बाद आपको रिसेस मिला, और रिसेस भी 15 मिनट का रिसेस, है ना, 15 मिनट का रिसेस। अब मतलब अभी तो मतलब नहीं, खुशियां आई नहीं है कि टंग 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 बेल बज गई, तो अपने क्या होता, जऊद नहीं मारता, क्लास बाद नहीं जाऊ। कितनी बार ऐसा नहीं होता क्लास में नहीं जाऊ, ना मान नीचे जाओ, ग्राउंड वाउंड में अगर चले गए, ओ हो। और अपने को पता है कुछ बहुत सारे शायद ऐसे थे जो जब रिसेस होती थी ना, तो रिसेस के स्टार्टिंग में भूख ना लगे, लेकिन रिसेस के एकदम एंड के 5-10 मिनट में ही भूख लगे, और उसी वक्त हम ढूंढने जाएंगे खाना, बराबर। और वो अब खा रहे, अब नहीं, आधा समोसा खाया और बेल बज गई, तो आधा समोसा खाते खाते फिर हम लोग वो स्टेयरकेस चढ़ते, या तो फिर क्लास में गए, और अभी भी बाकी है मेरा, मतलब मेरे मुंह पे तो सब समोसा लगा होता है, कितनी बार साफ करने का भी टाइम नहीं मिला, और मैडम आ गए। तो यहाँ पे ये जरूरी है रिसेस, ये रिसेस क्यों दे रहे हैं ये लोग, बराबर। ये रिसेस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई अब इनसे ना हो पाएगा, अब इनसे ना हो पाएगा, मर जाएगा ये अगर रिसेस नहीं दिया तो। 2-3 लोग जो है वो विंडो में से कूद जाएंगे, छुट्टा बैग वैग ना मारे, देखना भाई खतरनाक हालत हो जाएगी। आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड यू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि बस हवे नहीं बनू यार। और ऊपर से अगर मान लो कोई प्रॉक्सी पीरियड आया, और वो प्रॉक्सी में भी क्लास टीचर आए, पति, सर है कि नहीं, बराबर समझ में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे है ना, क्या है, ब्रेक इज अ मस्ट, ब्रेक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बराबर।
तो याद रखना ये सारी चीजें। आप अपने ऑफिस में भी अगर आप अपने एम्प्लॉयज को, आप अपने वर्कर्स को अगर ब्रेक नहीं दोगे तो उसको क्या हो जाएगा, बोर्डम। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ब्रेक इज द मस्ट। तो कब कब ब्रेक देने का और कितने टाइम के लिए ब्रेक देने का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जो हम करते हैं ना पढ़ने के टाइम पे, ब्रेक करते हैं हम, है ना, कब कब ब्रेक, कितने घंटे पढ़ने का, नहीं आफ्टर एक, नहीं आपने अपने दिमाग को बोल दिया 1 कलाक, और जैसे हम घड़ी की तरफ देखते हैं 1 कलाक भणी लीधु, ब्रेक तो लेवो पड़से, है कि नहीं। तो इसलिए ऐसी एक आदत होती है पता है कि आप है ना, जहां से आपको वॉच दिख रही है, घड़ी दिख रही है, उस डायरेक्शन में आपको कभी नहीं बैठना है, उस डायरेक्शन में आपको कभी नहीं बैठना है, क्योंकि वो घड़ी आपको है ना बहुत एहसास करवाती है कि वो भणी होते तो चल बेटा उभो थई जा, बराबर है। लेकिन कभी कभी पता है हम पढ़ने बैठते हैं और टाइम नहीं देखते हैं, तो कितनी बार है ना सोचते हैं कि आधा घंटा ही हुआ होगा, लेकिन साला 1 घंटा हो गया होता है। लेकिन वो क्यों, क्योंकि हमने टाइम नहीं देखा। लेकिन जैसे ही टाइम देखा ना, बो आंची ली तो भाई ब्रेक तो बनता है। समझ में आ रहा है। तो कब कब ब्रेक देने का और कितने टाइम के लिए। अब पढ़ लिया 1 घंटा तो ब्रेक कितना बनता है, 15 मिनट 20 मिनट, बराबर, अरे 30 मिनट। लेकिन 1 घंटे का पढ़ाई किया और 2 घंटे का ब्रेक, समझ में आ रहा है। तो ऐसा फिर ये तो अत्याचार हो जाएगा। तो आप देख लो, तो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी, नहीं फटीग स्टडी, फटीग, बोर्डम, बोर्डम फील नहीं होना चाहिए। डन रिचिता, परफेक्ट। 3 टाइप के स्टडी हो गए। चलो और किसी के डाउट कुछ है बताओ, और सेकेंड चैप्टर में किसी के डाउट और, ठीक है। तो अपने वही हेनरी फेयोल पे जाए वापस, अपने नोट्स में आ जाओ, चलो नोट्स निकाल लो हेनरी फेयोल वाला। हेनरी फेयोल फादर ऑफ लिखा था आपने, क्या लिखा था, फादर ऑफ विच मैनेजमेंट, Administrative general. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल General principles of जनरल दो नाम लिखे थे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल। कितने पॉइंट्स थे उसके, 8 14 3. 14 14 थे, हमने 3 लिखे, 14 थे ना, नंबरिंग दिए थे आपने 14, बराबर। उसका एक शॉर्टकट लिखा था आपने, शॉर्टकट याद है, यस याद कर पाए, जरा चेक करो। तो फादर वर्ड से आया, डैड ने सीडी दी, सीडी का नाम ट्रिपल एस, वो मैंने एचआर वाले को दिया, उसका इनिशिएटिव बढ़ा और वो सीईओ बन गया, बराबर। तो लर्न कर लेना, ये नहीं हुआ है तो। चलो डैड, तो डैड में पहला डी, डिवीजन ऑफ वर्क, काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जवाबदारी के साथ क्या आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा। डिसिप्लिन, तो 3 हो गए डैड। चलो अब सीडी, तो लिखो चौथा लिखो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, COMMAND, कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। अब भले हमने स्टार्टिंग किया यूनिटी के साथ, लेकिन वर्ड तो कमांड ही है, बराबर है। तो वो C स्टैंड्स फॉर कमांड, लेकिन वो स्पेल करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। तो कंफ्यूज मत हो जाना, सर आज C लख्યું ना, તમે ચાલુ તો યુનિટી થી કર્યું, તો ભગવાઈ ના જતા બાગેશ્વર, बराबर। C म्हणजे कमांड, इट इज यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा, कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन ऑर्डर आपको कोई ना, कमांड मतलब ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, टू गिव ऑर्डर। अच्छा अब देखो, बहुत सारे प्रिंसिपल तो हमारे ना घर पे ही हमें मिल जाएंगे। कैसे, ये कमांड जो है वो हमारे घर पे कैसे होता है पता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आप आए हो जहां पे मम्मी कुछ और सलाह देती है और पापा कुछ और सलाह देते हैं, ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली हुआ होगा, है कि नहीं। सर उन दोनों के आपस में थॉट ही नहीं मैच होते, और देखो ना हम पे सब झूम करते हैं, है कि नहीं, और उसका शिकार हम बन जाते हैं। पप्पा के सवारे उठीने वांचवानुं, मम्मी के ना तू सवारे उठतो ज नहीं भाई, रात्रे ज वांच। समझ में आ रहा है, बराबर। ये क्या हो गया पता है, ड्यूअल कमांड। अब अपने लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब अपनी तो दोनों बजाएंगे। तो
तो अपनी तो हालत खराब हो जाएगी। ये सुनने का किसका भाई? तो उससे अच्छा क्या बोले, पप्पा क्या बोलेंगे, मम्मी को बोले थे तारे आने जे रीते भणावो तो भणाओ, भणवामां हूँ वच्चे नहीं पड़ू। मतलब पप्पा ने बेलन लेके मम्मी के हाथ में दे दिया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, खत्म बात, दी एंड, अपना तो गेम ओवर है ना। एक तो पप्पा तो थे जो हमारे साइड थे, है ना, कुछ भी बवाल हो जाए तो फिर मतलब टीम टीम खेल लेने का 2-on-1, तो थोड़े बहुत हम बच जाते थे। जो भी आपका साइड जो ले रहा हो, आपका साइड जाना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मान लो दोनों ही मतलब जो है AK-47 लेके आ गए तो वाट लागली अपनी तो, है ना। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि दोनों ही आ जाते हैं, एक का चालू हो गया कि एक तो मम्मी तो मतलब आधी रसोई में और आधी मुंडी बाहर, हाँ हाँ તમે એને બોલો, હા તમે બોલો, બોલતા જ નથી, એટલે આ બહાર તો આવો, તો અહીંથી જ આ બૂમરેંગ આવે વેલણનું, समझ में आ रहा है? बराबर है। तो ऐसी कुछ हालत है ये। मतलब वैसे ही अगर आपको कंपनी में भी ड्यूअल कमांड्स मिले तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं? मल्टीपल कमांड्स मिलेंगे तो उससे अच्छा ऐसा करे तो 1 पर्सन 1 बॉस, क्या वो ज्यादा इजी नहीं होगा? 1 पर्सन 1 बॉस, खत्म हो गई बात। अब मान लो फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, 2 बॉल में 6 रन मारने हैं। एक बॉलर है जो स्ट्राइक पे है, मतलब लास्ट बैट्समैन है, और उसके सामने ना कैप्टन है, कैप्टन। नॉन स्ट्राइक पे कौन है? कैप्टन। और स्ट्राइक पे एक बॉलर है, 2 बॉल में 6 रन मारने हैं, बराबर। अब ये 2 बॉल से पहले वो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट जैसा हुआ, बराबर। आईपीएल है ना, याद आता है ना थोड़ा, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट हुआ, बराबर। उसमें ना कोच भी आया, और उस कोच ने क्या बोला? उस कोच ने ऐसा बोला कि मुझे तेरे पे भरोसा है, तू 6 मार। लेकिन फिर बाद में जैसे ही कोच गया ना, कैप्टन ने क्या बोला? शांति से 1 रन ले, लास्ट बॉल पे मैं मारूंगा। कैप्टन ने क्या बोला? चुपचाप 1 रन ले, मैं लास्ट बॉल पे मारूंगा। कोच क्या बोल के गया? मेरे को भरोसा है, स्टार बनने का मौका है, मार तू 6, बराबर। अब ये बॉलर बोलेगा मेरे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्लेयर की मतलब कैप्टन की बात नहीं सुनी तो अगली बार कोच जो है वो मेरा नाम रिकमेंड नहीं करेगा, और अगर कोच की बात सुन ली और कैप्टन नाराज हो गया तो मेरी जिंदगी आराम हो जाएगी। तो करूं क्या? तो उस बंदे ने क्या किया? स्टंप उखाड़ लिया और बोल दिया मार नहीं रमू। उसने स्टंप उखाड़ लिया और बोला मारे घेर जाओ मुझे, मार रमू नहीं। ये क्या है मगज मारी यार, नॉनसेंस। मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, मेरे को खेलने का नहीं है, हूँ घरे जाओ मम्मी या बूम पाड़ी है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाए, स्टंप ही उखाड़ ले। समझ में आ रहा है? उससे अच्छा वो कैप्टन, उसको अब इंटरनेशनल लेवल पे वो प्लेयर है तो उसको समझाने की थोड़ी जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ही थोड़ी आ गया, गली से डायरेक्ट थोड़ी आया है, कितनी मैचेस खेल के आया। और ऐसी सिचुएशन में वो खुद का दिमाग लगाएगा तो ही तो स्ट्रांग होगा, वो तो ही तो बड़ा प्लेयर बनेगा। तो उससे अच्छा वो कोच सलाह ना दे, वहां पे कैप्टन ग्राउंड पे ऑलरेडी है, तो कैप्टन सलाह दे ना उसको कि तुम्हें ये करना है, खत्म हो गई बात। फिर वो कोच, फिर ये कमिटी, ये वो सब आके बोल के जाएंगे। कोई सीनियर प्लेयर है वो बोल के गया, कोई 15th प्लेयर है वो बोल के जाता है अरे मारना तू मारना, अरे यार शांति रखो यार। समझ में आ रहा है? तो ऐसा सब ना हो, तो ये ध्यान में रखना था, यूनिटी ऑफ कमांड, 1 पर्सन 1 बॉस। चलो नेक्स्ट। अच्छा इससे याद आया, रुको 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 रुको, याद आ गया, एक पिक्चर याद आ गया। दृश्यम पिक्चर देखा आप सबने? दृश्यम, अजय देवगन वालों दृश्यम याद छे? याद आयो? इसमें पता है आपको याद होगा कि अजय देवगन की जो बड़ी बेटी होती है, अजय देवगन की है ना 2 बेटी होती है ना, एक छोटी सी और एक बड़ी वाली, और वो बड़ी वाली से गलती से एक लड़के की हत्या हो जाती है ना। ऐसा सॉर्ट ऑफ डिफेंस बोल सकते हैं, डिफेंस में उससे जो है वो मतलब वो फोन तोड़ने गई लड़के का, और गलती से वो डंडा जो है उसके सर पे लग जाता है और वो लड़के का जैसी कृष्ण हो जाता है। याद आया ये सिनेरियो? बराबर है। अब अजय देवगन ने
बराबर। अब अजय देवगन ने वो तीनों तीन मतलब उसकी वाइफ, बड़ी बेटी और छोटी बेटी, तीनों तीन को क्या बोला? तीनों तीन को बोला मतलब उसने पहले से अजय देवगन ने अजम्पशन कर लिया था कि अब पुलिस आएगी, पुलिस आएगी, इंटरोगेशन, क्या इंटरोगेशन, बराबर है, इंटरोगेशन करेगी, राइट, तुमको ये सब सवाल पूछेगी, तो मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ज बोलना है। देखा था वो छोटी बच्ची भी वही जवाब दे रही थी जो उसके पापा ने बोला, बड़ी बेटी भी वही बोल रही थी जो पापा ने बोला, और वाइफ है तो हस्बैंड की बात मानेगी, बट ऑब्वियस, राइट। तो ऐसे देखो मतलब 1 पर्सन 1 बॉस, 1 पर्सन 1 बॉस, 1 पर्सन 1 बॉस, सबका एक ही बॉस है ना। देखो चीजें कितनी इजी हो गई। लेकिन अगर बोला, छोटी बेटी ने बोला ना ना वो तो जुट्ठू ना बोलो, पापा क्यों सिखवाड़ो तुम्हें, तो ऐसा नहीं किया ना, पापा पे भरोसा किया कि शांति रखो भाई, बराबर। तो ये भी आ गया एक, देखो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, रुको, हाँ याद आया, वो कौन सा पिक्चर था, वो समुंदर के अंदर वो गाजी अटैक था ना, ऐसा कुछ याद है, गाजी अटैक? यस सर। देखा है आपने? जब्बर पिक्चर, एकदम मस्त। ये गाजी अटैक में पता है आपको ऐसा होता है कि उनको वो क्या चीज छोड़ना होता है, भूल गया मैं, वो मिसाइल जैसा क्या था, एक वर्ड है ना कुछ, याद है आप? टर्पीडो ऐसा कुछ बोलते हैं ना, है ना, कुछ ऐसा था, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, टर्पीडो या ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना? टॉर्पीडो, ओके, टॉर्पीडो, बराबर। तो ये जो आपको देखा होगा, अगर वो सिनेरियो याद है अगर आपको, तो उसमें पता है वो चीज को छोड़ने के लिए पता है 2 कैप्टन थे उस शिप में, मतलब कैप्टन एक ही था, सॉरी 2 कैप्टन कैसे हो सकते हैं, एक ही कैप्टन था, लेकिन एक वाइस कैप्टन जो था, कौन था वो? राणा दगुपति, तो बाहुबली वाला भल्लाल देव, याद आया? भल्लाल देव, राणा दगुपति, वो था ना। और एक मेन कोई कैप्टन था, वो सरदार जी वाला था ना, याद है? एक चाबी उनके पास थी और दूसरी चाबी उसके पास, बराबर है। सिंगल हैंडेडली कोई चला पाएगा नहीं, सेकंड की पता है, 2 की ऐसा ज्वाइन करके फिर उस पे एंटर करके वो घूमेगी, वरना घूम ही नहीं पाएगी। समझ में आ रहा है? बोले यहाँ पे भी देखो, मतलब कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक दूसरे की बात सुननी है, उसके बाद ही आप जो है आगे बढ़ पाओगे। तो कुछ ऐसे आप स्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में बनाओ कि भाई मल्टीपल कमांड्स ना हो, लोगों को एक एक बॉस, इंडिविजुअल बॉस दे दो, ताकि वो चीजें जो है वो आराम से समझ के उसको एग्जीक्यूट कर सके, बराबर, डन, ठीक है। और एक और है, लिख दो, जिसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, डी लिख दो, डी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बराबर। और आपको एक टास्क दे के आज का सेशन खत्म करेंगे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से जुड़े हुए बॉलीवुड के एग्जांपल्स आपको ढूंढ के लेके आने, बराबर। जैसे मैंने आज कैसा कमांड वाला दिया, बराबर, तो वैसे ही डायरेक्शन, मतलब सही डायरेक्शन बहुत जरूरी है, गलत डायरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं ताकि आपको हिंट मिल जाए, दंगल पिक्चर जहां पे उसको कोच क्या बोलता है, डिफेंस डिफेंस डिफेंस, अलिया अटैक, स्ट्रेंथ क्या है, अटैक, ये क्या हो गया, रॉन्ग डायरेक्शन, बराबर, गोल्ड नहीं मिला, स्टार्टिंग में नहीं मिला ना, हार गई ना वो, बराबर है। तो ये डायरेक्शन का एक एग्जांपल है, राइट डायरेक्शन इज अ मस्ट। तो आपको ढूंढना है बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्शन से जुड़े हुए एग्जांपल्स, डन। नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर, आओ जो बाय सर। Bye, sir.